जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है प्री बोर्ड जो परीक्षा आपकी होने वाली है, यानी कि आपकी बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए ये सैम्पल पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपके लिए हम हिंदी का सैम्पल पेपर लाए हैं जो कि आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले आप लोगों को पता है कि आपका जो हिंदी का जो पेपर का समय होता है वो लगभग 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है और आपका जो पूर्णांक होता है वो आपका 70 मार्क्स का पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऊपर अपना रोल नंबर भरना होता है, यहाँ अपना नाम भी लिखना होता है पेपर में, और जो हमारे पेपरों की संख्या होती है वो कितने पृष्ठ उसमें होते हैं, 12 पृष्ठ होते हैं। सबसे पहले हम इन लोगों के वो पढ़ लेते हैं कि सामान्य निर्देश हमारे क्या होते हैं। प्रारंभ में 15 मिनट छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि जो आपको 15 मिनट टाइम दिया जाता है उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना होता है। इसके बाद यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसे पढ़ लेंगे। यहाँ पे लिखा है कि आप लोगों को OMR शीट पर नीले व काले बॉल पॉइंट पेन से विकल्प वाले गोले का पूर्ण रूप से काला करें, यानी कि जो आप विकल्प आपके आएंगे जिसे आप लोगों को OMR शीट पर भरने होंगे वो आप केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करेंगे। ये आज का हमारा सैम्पल पेपर होगा हिंदी का, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो आज हम वीडियो करते हैं स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो आप लोग समझ गए होंगे, अगर आपकी प्री बोर्ड परीक्षा हो चुकी है तो कोई बात नहीं, आप बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये सैम्पल पेपर बोर्ड और प्री बोर्ड देखते हुए पेपर बनाया गया है जिसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले विकल्प प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप लोगों को 20 MCQ करने होंगे। अगर आपके 20 MCQ पूरे सही हैं तो आपकी पेपर में मार्किंग बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, रश्मि मानसा के लेखक हैं। ऑप्शन है हमारा दिया महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा, रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा, रामचंद्र शुक्ल हमारा इसका सही आंसर होगा। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तितली कृति की विधा है। तितली कृति की विधा है तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया कहानी, फिर दिया गया जीवनी। क्या दिया, कहानी और जीवनी। इसके ऑप्शन नीचे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा है नाटक, ऑप्शन ऑप्शन सी हमारा उपन्यास, ऑप्शन डी है हमारा नाटक। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन ए हमारा था कहानी, ऑप्शन डी हमारा क्या है ऑप्शन बी हमारा था जीवनी। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही आंसर होगा वो हमारा सही आंसर होगा उपन्यास। क्या हो गया, उपन्यास हमारा इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। ऑप्शन है गांधी जी की देन, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का इतिहास के, ऑप्शन सी हमारा इंद्रजाल के, ऑप्शन डी साहित्य विमर्श के। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही आंसर होगा वो हमारा होगा गांधी जी की देन के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है, साहित्य और कला रचना है। तो आपको बताना है साहित्य और कला किसकी रचना है। तो यहाँ पर साहित्य और कला की रचना पूछी गई, किनकी रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा दिया गया पद्म पुन्नालाल बख्शी, सुमित्रा नंदन पंत, भगवत सिंह उपाध्याय की, जयप्रकाश भारती की। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगवत शरण उपाध्याय की, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या है, राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन बी हमारा है चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन डी हमारा है दौलत राम, ऑप्शन डी हमारा धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, रीतिकालीन कवि हैं। ऑप्शन ए केदार भट्ट, ऑप्शन बी जयसी, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी कृष्णदास। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही आंसर होगा
वो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? पद्माकर। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा, रीतिकालीन के जो कवि हमारे थे वो कौन थे? पद्माकर जी थे। कौन थे? पद्माकर जी। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। छत्रसाल दशक के रचयिता थे। ऑप्शन ए मतीराम, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी हरिऔध। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही आंसर होगा वो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा क्या? भूषण। क्या होगा? भूषण। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि छत्रसाल के जो हमारे लेखक हैं वो कौन है? वो हमारे भूषण जी हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। तार सप्तक के तार सप्तक के संपादक हैं। ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जो हमारे तार सप्तक के जो हमारे लेखक हैं वो कौन है। तो यहाँ पे पूछा गया है तार सप्तक के लेखक कौन है। यहाँ पे सब ऑप्शन ए दिया गया सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। ऑप्शन बी हमारा है नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी केशव। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। यानी कि जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ऑप्शन ए ज्ञानदीप, ऑप्शन बी युगवाणी, ऑप्शन सी प्रेम वाटिका, ऑप्शन डी छड़दा। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी युगवाणी। क्या होगा? युगवाणी हमारा इसका सही जवाब होगा कि जो हमारे सुमित्रानंदन पंत की जो हमारी रचना है वो हमारी कौन सी रचना है? युगवाणी हमारी इसकी रचना है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन बी भेंट वार्ता, ऑप्शन सी संस्मरण, ऑप्शन डी नाटक। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? संस्मरण। यानी कि जो स्मृति की रेखाएं हैं जो हमारी उसकी विधा वो क्या होगी? संस्मरण। यानी कि जो उसे लिखा गया है वो किस में लिखा गया है? संस्मरण में लिखा गया है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे कह रहा है कि जो आपसे स्थायी भाव पूछा गया है, करुण रस के स्थायी भाव क्या है? क्या पूछा गया है? करुण रस के स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पे जो स्थायी भाव पूछा गया है तो करुण में जानते क्या होता है? रोना। क्या होता है? रोना। यानी कि जो आपको रोने संबंधित जो लगेगा वही होगा। तो यहाँ पर ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जी। हमारा क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता रहता है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है इसका हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? शोक। क्या होगा? शोक हमारा इसका सही जवाब होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा कि हमारा जो करुण रस का स्थायी भाव होता है वो हमारा शोक होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे कह रहा है पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया? इसमें अलंकार कौन सा होगा? तो यहाँ पर अलंकार पूछा गया आपसे। तो ऑप्शन ए हमें दिया गया है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी दिया उपमा, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी यमक। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपमा। हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? उपमा हमारा इसका अलंकार होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा इसमें अलंकार कौन सा है? उपमा। और अगर तुमसे कोई पूछ दे कि इसमें हमारा अलंकार उपमा एक अलंकार और लिखे तो आप लिख सकते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या लिख सकते हैं? अनुप्रास अलंकार भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर पा शब्द की 2 बार अनुवृत्ति हो रही तो यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में अनुप्रास अलंकार लिखा है तो आप उसे भी मार्क कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। सुनी केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिसरे करुणा एन चितई जानकी, लखन तनु उपयुक्त पंक्तियों में छंद है। तो यहाँ पर पूछा गया है जो हमारी जो उपयुक्त पंक्तियाँ दी गई हैं उसमें हमारा छंद क्या होगा? तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें हमारा कौन सा छंद है। ऑप्शन ए हमें दिया गया रोला, ऑप्शन बी सोटा, ऑप्शन सी सवैया, ऑप्शन डी कुंडलिया। तो आपको ध्यान रखना कि आपके पाठ्यक्रम में कौन से छंद हैं, आपको उन्हीं को ध्यान रखना है कि हमारे पाठ्यक्रम में जो छंद दिए गए हैं हमारे ऑप्शन में वही होंगे। तो आपके जो पाठ्यक्रम में होंगे वही आपका इसका सटीक आंसर होगा।
तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से छंद हैं, आपको उन्हीं छंद पर सोचना होगा। तो आपके पाठ्यक्रम में केवल 2 ही छंद हैं, रोला और सोल्टा। तो यानी कि आपको इन्हीं 2 छंदों के विषय में सोचना होगा, इसमें हमारा कौन-सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा सही आंसर होगा, वो हमारा सही आंसर होगा सोल्टा। यानी कि जो ऊपर पंक्तियाँ दी गई हैं, यहाँ पर हमारा सोल्टा छंद होगा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? सोल्टा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो यहाँ पर आपको उपसर्ग का मतलब पता होना चाहिए। उपसर्ग मतलब क्या होता है? पहले का शब्द, जो मतलब कि पहले जुड़ता है, जो आपको पहले जुड़ता है। जैसे कि अपमान, तो अपमान में कोई आपसे उपसर्ग पूछेगा, तो जो आपका जो पहला शब्द होगा अपमान। देखो यहाँ अगर दो शब्दों से मिलकर बना अप प्लस मान, 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो जो पहले जुड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग। और जो बाद में जुड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर हमारा उपसर्ग कौन है? तो यहाँ पे जो अनुचर दिया गया है, अनुचर, तो देखो दो शब्द अनु प्लस चर, तो शब्द पहले कौन जुड़ा है? अनु। तो अनु हमारा क्या हो गया? उपसर्ग। यानी कि वहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्रत्यय के प्रकार होते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे प्रत्यय के प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इसे आपको ध्यान रखना होगा। ये हमारा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। ये हमारे प्रत्यय 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, वेद पुराण में समास कौन सा होगा? क्या पूछ रहा है? वेद पुराण में समास कौन सा होगा? तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है वेद और पुराण में कौन सा समास होगा। तो आपको एक चीज दिख गई होगी, जिन शब्दों के बीच में, 2 शब्दों के बीच में डैश लगा मिलता है, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? वहाँ पे हमारा द्वंद्व समास होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर किन्हीं 2 शब्दों के बीच में अगर कोई स्लैश का साइन लगा है, तो वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास ही होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे हमारा ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ कह रहा है, प्रमोद शब्द का तत्समक रूप है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? प्रमोद, यानी कि प्रमोद शब्द का तत्समक रूप क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा प्रमोद शब्द का तत्समक रूप क्या होगा? प्रमोद। क्या होगा? प्रमोद। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना होगा। जैसा कि यहाँ पे पूछा गया, इत्यादि में संधि कौन सी होगी? तो आपको पता होगा इति प्लस आदि, ये हमारा इसका संधि विच्छेद होता है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि यहाँ पर इसकी संधि कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर जो हमारी संधि होगी वो हमारी संधि होगी यड़ संधि। कौन सी संधि होगी? यड़ संधि यहाँ पर हमारी होगी। ये हमारा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, फलन शब्द का वचन एवं विभक्ति बताइए। तो क्या पूछ रहा है? फलन जो शब्द है, वो जो फलेन है, वहाँ पर कौन सी, मतलब कि इसका वचन और विभक्ति बताना, कौन सा वचन है, इसकी विभक्ति क्या होगी। तो आपको फल के सारे वचन याद कर लेने हैं, क्योंकि आपके परीक्षा में यही है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया फलेन, तो फलेन में कौन सी विभक्ति होगी, ये आपको बताना होगा। तो फलेन में यहाँ पर हमारी कौन सी एक, हमारा जो वचन होगा वो हमारा एक वचन होगा, और जो हमारी विभक्ति होगी वो हमारी पंचमी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, हमारा इसका सही जवाब होगा, एक वचन पंचमी विभक्ति। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, अपठम धातु का वचन एवं पुरुष लिखिए। तो जो अपठम है उसका आपको वचन और पुरुष लिखना होगा। तो जो अपठम है उसका जो हमारा वचन है, वो हमारा वचन कौन सा है? द्विवचन। कौन सा वचन है?
वो हमारा द्विवचन होगा। और पूछ रहा है उसका पुरुष भी लिखना है, वो हमारा पुरुष क्या होगा, उत्तम पुरुष होगा। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा खंड बा स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। जो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी, यहाँ आपको एक गद्यांश दिया गया होगा। तो वहाँ आपको जो गद्यांश दिया गया है, आपको इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या वगैरह जो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे गए वो आपको करना होगा। तो यहाँ पर आपसे खंड बा पूछा गया है। यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होते हैं। प्रत्येक प्रश्न हमारा 2 नंबर का होता है, यानी कि 6 नंबर आपको इस प्रश्न से मिल जाएंगे, जो आपके नंबर पूरे फ्री होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको गद्यांश दिया गया है, इसको आपको स्वयं पढ़ना होगा। वीडियो को पॉज करेंगे और स्वयं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रस्तुत अपतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखना होगा। यानी कि पूछा गया है कि जो हमारा जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन से हैं। तो आपको ऐसे लिखना होगा, उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है तथा जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आपको ऐसा ही लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो आपको जो जहाँ जहाँ आपको रेखा दिख रही है, लाइन खिंची हुई, तो आपको इसको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। तो आपको पहले रेखांकित अंश को पूरा पढ़ लेना है, फिर आपको इसी को अपने शब्दों में लिख देना है। कैसे लिखेंगे, अपने शब्दों में आप लोग व्याख्या करके लिख देंगे, वही आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड पार्ट कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाह रहा है। तो प्रस्तुत पद्यांश जो हमारे हैं, लेखक यानी कि मित्रता के विषय में कुछ कहना चाह रहे हैं। तो आपको देखना होगा कि यहाँ पे इस गद्यांश में मित्रता के विषय में कौन सी बात कही गई, वही आपको यहाँ पर लिखना होगा। ऐसे आपको करना होगा, तो आपके कोई 6 में 6 नंबर कोई नहीं काट सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा। तो अथवा में जो दिया गया आपको ये आता है, तो आप ये वाला भी प्रश्न कर सकते हैं जो अथवा में दिया गया है। तो आपको इसमें जो भी आता हो आप वो दोनों कर सकते हैं। तो अथवा वाला पढ़ लीजिए, आप लोग पॉज करेंगे, यहाँ से आप लोग आराम से पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग नीचे भी दिखाते हैं, बड़ा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद आपको ये आगे दिख रहा है, आप इसके आगे पढ़ेंगे। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया है, उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला तो ही पड़ा है, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकारी प्रभाव से वंचित न रह सका। तो यहाँ आपसे जो पहला प्रश्न पूछा गया है, वो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना होगा। तो आपको बताना होगा जो हमारा उपयुक्त गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है। तो जो हमारा उपयुक्त पाठ है वो हमारा अजंता किससे लिया गया है, अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके हमारे जो लेखक हैं वो हमारे डॉक्टर भगवत सर उपाध्याय जी हैं। तो आपको ऐसे लिखना होगा, उपयुक्त गद्यांश उपयुक्त गद्यांश उपयुक्त जो हमारा गद्यांश है, उपयुक्त गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर भगवत सर उपाध्याय जी हैं। तो आपको ऐसा ही लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पे कागज रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो आपको जहाँ जहाँ ये अंडरलाइन दिख रही होगी, तो आपको इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, फिर आपको अपने शब्दों में लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड कह रहा है अजंता की कला का बाहर के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा पैराग्राफ को, फिर आपको पता चल जाएगा यहाँ पर क्या कहा गया है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि आपको इस पर ही देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो आपको पद्यांश दिया गया है, तो आपको पद्यांश को पढ़ना होगा, फिर आपको इसके आंसर देने होंगे। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, आराम से पद्यांश को पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कहा गया, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यानी कि जो आपको पद्यांश दिया गया है, इसका आप लोगों को संदर्भ लिखना होगा। तो यानी कि बताना होगा कि जो हमारा पाठ है किस, अब तो पता ही हो गया होगा, मैं बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, मतलब कि किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है। तो आपको ऐसे लिखना होगा, उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक सूरदास जी हैं। कौन लेखक हैं इसके हमारे, इसके लेखक हमारे सूरदास जी हैं। तो आपको ऐसे लिख देना है।
इसके बाद यहाँ कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो आपको जहाँ जहाँ रेखा की गई है आपको उसी को पढ़ना होगा, फिर आपको अपने शब्दों में लिखना होगा, तो आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। तो आपको ऐसे ही करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की गई है। तो आपको इसको पढ़ना होगा गद्यांश को, तब आपको समझ में आएगा। अगर आप गद्यांश अच्छी तरीके से पढ़ते हैं अपनी किताबों से तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर आपको गद्यांश में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारा और है, अगर आपको ये नहीं आता तो और वाला आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा और वाला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर जो आपको गद्यांश दिया गया है तो आप गद्यांश को पढ़ लीजिए। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तमके धागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपथ पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति काम करती है वह सतत। तो ये हमारा जो था ये हमारा था पद्यांश, इसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नीचे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हमसे यहाँ पे फिर नीचे दे कन कन के चुनती अविरत, तो ये हमारा था पद्यांश यहाँ तक। इसके बाद यहाँ हमसे पहला प्रश्न पूछा गया, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यानी जो आपको पद्यांश दिया गया है इसको आपको संदर्भ लिखना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका संदर्भ आपको लिखना होगा, बताना होगा किस पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर आपको जो पद्यांश दिया गया, चींटी को देखा वह सर, यही हमारा पद्यांश था। तो यहाँ पर आपको जो हमारे इसके लेखक हैं, इसके हमारे लेखक कौन होंगे, ये जो हमारा पाठ है चींटी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, जहाँ आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, जहाँ पर रेखाएं थी आपको वहीं पर व्याख्या करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। कवि वह है पीपीलिका पाती के द्वारा जीवन के किस आदर्श के प्रति संकेत करता है। तो आपको पद्यांश पढ़ेंगे वहां पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो आपको अथवा में कहा गया आपको दो में से कोई एक ही करना होगा, जो आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को दो पद्यांश दिए गए हैं, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप करेंगे। आपको इसका संदर्भ भी हिंदी में अनुवाद करना होगा। जब आप इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आपको हम पहला दोनों बता दे रहे हैं, इसका क्या होगा, वो गद्यांश पद्यांश दोनों बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो गद्यांश पूछा गया है, यानी इसका पाठ कौन सा होगा, जो हमारा इसका पाठ होगा वो हमारा पाठ होगा वाराणसी। क्या होगा, वाराणसी हमारा इसका पाठ होगा। नीचे वाले का जो हमारा पाठ का नाम होगा वो हमारा होगा वीरा वीरेड़। क्या होगा, वीरा वीरेड़ हमारा इसका पाठ का नाम होगा। तो आपको इस दोनों को पढ़ना होगा। आप लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। आप इसको ऐसे लिखेंगे, उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के वीरा वीरेड़ नामक पाठ से लिया गया है। आप इसको आंसर इतना ही लिखेंगे, फिर आप डालेंगे हेडिंग हिंदी में अनुवाद, तो आपका पूरा हो जाएगा। फिर आपको उसको हिंदी में अनुवाद कर देना है, ऐसे आपको लिखना होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है आपको जो क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको जो ये पद्यांश दिया गया, आपको हिंदी में इसका अनुवाद करना होगा। दो में से आपको कोई एक ही करना होगा, जो आपको अच्छा लगे वो करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसको संदर्भ भी लिखना होगा, फिर आपका इसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो जो आपका जो पाठ है, जो ऊपर वाला हमारा किससे लिया गया है, प्रबुद्धो ग्रामीणा। किससे लिया गया, प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक ये पाठ से हमारा लिया गया ऊपर वाला। जो हमारा नीचे वाला है वो हमारा किससे लिया गया है, वो हमारा लिया गया जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। किससे लिया गया है, जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। तो आपको दोनों की व्याख्या करनी होगी। जब आप इसका संदर्भ लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, जब हिंदी की व्याख्या करेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि फाइनली आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। यहाँ पर आपको खंड काव्य आपको दिखाया गया, यानी कि जो जिस जिले से भी आप होंगे, उस जिस जिले या मंडल से आप होंगे तो आपका मंडल वाइज खंड काव्य बटा होता है। तो आप अपने
मंडल या जिले के हिसाब से अपना अपना खंड काव्य तैयार करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कानपुर मंडल का जो हमारा खंड काव्य है वो हमारा है करमवीर भरत। क्या है? करमवीर भरत। तो जो छात्र कानपुर मंडल में आते हैं तो उनको हमारा करमवीर भरत तैयार करना होगा। तो आपको ऐसे करमवीर भरत तैयार करना होगा। जिस जिले से हो आप अपना अपना तैयार करेंगे। जैसा कि यहाँ पे पूछा गया, तुमुल खंड काव्य के आधार पर प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। तो आपको जिस जिले से हो या जिस मंडल से हो आप अपना अपना सभी खंड काव्य तैयार करेंगे। आप लोग अपना अपना खंड काव्य देख लेंगे कि इसमें कौन कौन सा खंड काव्य पूछा गया है। जो आप लोग हम पढ़ाते रहेंगे, आप अपना अपना खंड काव्य देखेंगे। तो ये था हमारा सभी खंड काव्य थे। आप सभी खंड काव्यों को आपने देख लिया होगा। तो आप जिस भी जिले या कानपुर मंडल से होंगे आप उसे आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को जहाँ पे खंड काव्य मुक्ति दूत खंड काव्य का नायक का विवरण कीजिए। तो आपको उनके चरित्र के बारे में लिखना होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना होगा। उनकी रचना भी लिखनी है। आपको रचनाएं लगभग आपको 10 रचनाएं तो लिखनी ही चाहिए, तभी आपकी पेजिंग बढ़ेगी। आपको लगभग 2 पेज का जीवन परिचय लिखना होगा। आप इन किन्हीं 3 में से किसी एक का जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो आपको हम अपनी तरफ से बताएंगे, तो आप हमारी तरफ से जयशंकर प्रसाद जी का ही लिखें, क्योंकि इनका जीवन परिचय बहुत आसान है। सभी छात्र इसको जीवन परिचय को आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के, यानी कि जो हमारी कवियों के जीवन परिचय होते हैं उनमें कौन से देखे जाएंगे, उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कवियों के जीवन परिचय देना होगा। तो आपसे 3 कवि पूछे गए, 3 कवियों में से आपको किसी एक का ही लिखना होगा। तो आपको इसमें भी लगभग 10 रचनाएं लिखनी होंगी, 10 रचनाएं आपको लिखनी होंगी। तो हम आपको अगर बताएं तो आप तुलसीदास या महादेवी वर्मा पर जीवन परिचय लिख सकते हैं। ये दोनों जीवन परिचय आसान है, आप इनको तैयार भी कर लीजिए, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कह रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखें जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो सभी छात्र कमेंट बॉक्स में बताएंगे उन्होंने किस पाठ का श्लोक याद किया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को संस्कृत में उत्तर पूछा गया है, आपको किन्हीं 2 के उत्तर देने होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है, श्वेत केतु का पुत्रा आसीत। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? आरूढ़े। आरूढ़े हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा आरूढ़े हमारा इसका सही जवाब होगा आरूढ़े। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है, विश्वस्य सृष्टा का। तो आप क्या लिखेंगे? ईश्वरा। क्या लिखेंगे? ईश्वरा। क्या लिखेंगे? विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा। ईश्वरवा आप लोग ये आंसर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है आप लोगों से कि आतुरस्य मित्रम का भवति। तो हमारा जो आज का आंसर होगा वो हमारा होगा आतुरस्य मित्रम भीसंग भवति। क्या लिखेंगे? का की जगह आप लोग क्या लिखेंगे? का की जगह आप लोग लिखेंगे भीसंग। क्या लिखेंगे? भीसंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखरा स्वपितु नाम किम अकथ्यत। तो आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे? किम की जगह क्या लिखेंगे? आप लोग किम की जगह लिखेंगे स्वतंत्रता आप लोग इसका नाम बताएंगे। ये हमारे थे संस्कृत के, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर करने होंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को कोई एक विषय पर निबंध लिखना होगा, जो कि आपका 9 नंबर का निबंध होता है। तो आप लोगों को लगभग 3 पेज भरने होंगे। कितने पेज? 3 पेज लगभग भरने होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को ये करना होगा, या स्वच्छ भारत का अभिमान, विज्ञान या वरदान अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व।
तो आप लोगों को एक पर करना होगा, जो आपको सबसे बेस्ट लगे आप उसी को करेंगे। आपको लगभग 3 पेज का ही एसे लिखना होगा। अगर आप इससे कम लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएँगे। और आप लोगों को विदाउट हेडिंग नहीं लिखना होगा, सभी छात्रों को ध्यान रखना है, एसे में विदाउट हेडिंग नहीं लिखना है। तो ये आज का हमारा था हिंदी का प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए पेपर, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुआ है। तो सभी छात्र वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी करें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।